हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर फोर्थ जनन स्वास्थ्य कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको असाइनमेंट भी सेंड कर दिया। आज हमारा चैप्टर 5 वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें जो वंशागति या आनुवांशिकता होती क्या है। तो वंशागति ये होती है कि जब एक पेरेंट्स के या फिर जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, उनके लक्षण जब बच्चों में जाते हैं या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। जैसे कि किसी के पेरेंट्स की लंबाई बहुत अच्छी है तो बच्चों की लंबाई अच्छी होगी, किसी के पेरेंट्स के बाल अगर कर्ली हैं तो बच्चों के बाल कर्ली होंगे, माँ बाप का रंग सफ़ेद है तो बच्चों का रंग भी गोरा होगा। तो ये होते हैं आनुवांशिक लक्षण जो माता पिता से उनकी संतान में जाते हैं, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें है क्या है, हमारे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है हमारा वंशागति या आनुवांशिकता। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। यानी कि ऐसे बोलते हैं कि ये तो अपने मम्मी पे चला गया, ये अपने पापा पे चला गया, ये अपने दादा पे चला गया, या फिर ये अपने चाचा पे चला गया, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये ही आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो एक जनरेशन दादा से पिताजी में आए, पिताजी से बच्चों में आए, बच्चों से उनके बच्चों में आए, इस तरीके से सीरीज वाइज चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे ही लक्षण जाते हैं, कुछ लक्षण जाते हैं पेरेंट्स के बच्चों में, कुछ किसी और के जाते हैं, पर जाते पीढ़ी दर पीढ़ी हैं। तो यही हमारे इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि वंशागति क्या होती है और इसकी विभिन्नताएं किस तरीके से होती हैं। अब जानते हैं कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, वेरिएशंस। तो वेरिएशंस क्या होती हैं कि जो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को, जो जीवधारी होते हैं यानी कि जीवधारी जीव सजीव जो सांस ले सकते हैं, जो इनके बीच में जो अंतर पाए जाते हैं उसको विभिन्नता कहते हैं। यानी कि जैसे कि एक पेरेंट्स की दो संतानें हैं, लेकिन दोनों ही क्या होती हैं, दोनों ही अलग अलग होती हैं। यानी कि एक की फेस कैसा होता है, दूसरे का फेस कैसा होता है, दूसरे के बाल कैसे होते हैं, दूसरे के बाल कैसे होते हैं, तो डिफरेंस होता है ना काफ़ी। अगर एक माता पिता की अगर 5 भी संतानें हैं, 4 भी संतानें हैं, तो वो भी सब डिफरेंट होती हैं। यहाँ हम ट्विंस की बात नहीं कर रहे, ट्विंस का जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं। यानी कि जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, डिफरेंट उनमें भी होता है थोड़ा बहुत, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जब एक पेरेंट्स के दो अलग अलग संतानें पैदा होती हैं तो उनमें विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस। अब जानेंगे आनुवांशिकी के बारे में कि जेनेटिक्स क्या होती है। तो आनुवांशिकी क्या होती है कि वंशागति और विभिन्नताओं का जो अध्ययन होता है, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर से पीढ़ी जाना, उसके बारे में पढ़ना, और जीवधारियों के बीच में जो अंतर पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना जो होता है वो हमारा जेनेटिक्स आनुवांशिकी कहलाता है। अब आनुवांशिकी के जनक कौन थे, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आनुवांशिकी के जनक कौन थे। तो जो आनुवांशिकी के जनक हैं वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म 18 जुलाई 1822 में हुआ था। अब जानते हैं विभिन्नता के बारे में थोड़ा और कि विभिन्नता में जो हमारा लैंगिक जनन या फिर अलैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है। लैंगिक जनन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करते हैं, आपस में संयुग्मन करते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से भ्रूण बनता है। और अलैंगिक जनन क्या होता है कि जिसमें एक ही जनक होता है, वो आपस में अपने बॉडी को सेपरेट करता रहता है, फिर वो अपने नए जनक बनाता रहता है। यानी कि इसके बारे में मैंने आपको कई बार पढ़ा चुकी, तो इसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन क्या होता है। लेकिन फिर भी एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं जिसके आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाए कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन आपको पता ही है कि नर से नर युग्मक बनता है, मादा से मादा युग्मक बनता है। ये क्या करते हैं, आपस में संयुग्मन करते हैं, संयुग्मन करने के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज बनने के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है। अब अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में हम अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अमीबा में क्या होता है कि वो क्या करता है, वो अपनी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। यानी कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, उसको वो दो हिस्सों में डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। फिर सेपरेट करने के बाद क्या करता है, वो न्यूक्लियस को सेपरेट करने के बाद वो खुद ही सेपरेट हो जाएगा। यानी कि दो अलग अलग जीव वो बना लेगा अपने, या फिर अलग अलग सेल्स वो बना लेता। ये होता है अलैंगिक जनन, जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसने इस चैप्टर में अपने सिद्धांत दिए हैं। सिद्धांत यानी कि उसने क्या क्या प्रयोग किए थे, उसने आनुवांशिकी को कैसे दर्शाया, किस तरीके से बताया कि आनुवांशिकी क्या है और विभिन्नताएं क्या है।
तो ये चैप्टर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में ही है, उसके प्रयोगों के बारे में है। जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल क्या था और उसने क्या किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो एक पादरी थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने बगीचे में जो मटर का प्लांट था, मटर का जो बोटेनिकल नेम है वो है पाइसम सैटिवम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे को अपने प्रयोग में शामिल किया था, तो वो था मटर का पौधा, जिसका वैज्ञानिक नाम या फिर बोटेनिकल नेम पाइसम सैटिवम है। इन्होंने ये प्रयोग कब 7 साल तक किया था, इन्होंने 1856 से 1863 तक। तो इन्होंने जो इनका एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब जो मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने का कारण क्या था कि उसने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, और भी प्लांट्स थे जिनको वो चुन सकता था अपने प्रयोग के लिए। लेकिन जो मटर का पौधा होता है क्या होता है कि ये 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय यानी कि इसका क्या होता है कि 1 साल में ही इसको बो सकते हैं, इस पर फल आ जाएंगे, फूल आ जाते हैं, फूल आने के बाद इस पर फल आ जाते हैं, फिर उसके बाद 1 साल में यानी कि इसका पूरा प्रोसेस जो होता है जनन का जितना भी प्रोसेस होता है इसमें, यानी कि जन्म से लेके उसके जनन तक सारे उसमें कंप्लीट हो जाता है वो 1 साल में। तो क्या होता है कि इसे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा लिया। दूसरी बात ये कि इसमें जो लक्षण होते हैं वो विपर्यासी रूप यानी कि अपोजिट होते हैं। अपोजिट किस तरीके से कि लंबा भी होता है, बौना भी होता है, बैंगनी भी हो सकता है कलर में, सफ़ेद भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं विपर्यासी रूप। अब तीसरा लक्षण क्या था कि मटर के जो पुष्प होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उभयलिंगी क्या होता है, यानी कि जब हम चैप्टर में अपने में पढ़ रहे थे पुष्प की संरचना के बारे में, तब मैंने बात करी थी कि उभयलिंगी क्या होती है कि जब नर और मादा एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, यानी कि पुमंग और जायांग, मादा जननांग और नर जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, वो होते हैं उभयलिंगी। परागण में भी हमने ये बात करी थी कि परागण जो हो रहा था वो उसमें एक स्वपरागण हो रहा था, एक कृत्रिम परागण हो रहा था, तो उसमें भी हमने जाना था कि उभयलिंगी क्या होते हैं। तो उभयलिंगी के कारण क्या होता है कि इनमें जो स्वपरागण की क्रिया जो होती है कृत्रिम रूप से हो जाती है। कृत्रिम रूप से इसीलिए हो जाती है क्योंकि इसमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं मटर में, इसलिए, लेकिन इसमें कृत्रिम परागण भी करा सकते हैं। अब जानते हैं कि मटर के पौधा जो क्या होता है वो एक पीढ़ी में, इसके में क्या होता है कि इसमें जो पीढ़ी होती है इसकी, इसमें ढेर सारे बीज बनते हैं। जैसे कि एक मटर की कोई फली उठा लीजिए आप, उसमें देखेंगे कि आप उसमें दोनों साइड काफ़ी सारे दाने निकलते हैं, काफ़ी सारे बीज निकलते हैं। तो मटर के पौधे में एक पीढ़ी में ढेर सारे बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी हो जाती है, यानी कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, इस तरीके से। अब जानते हैं कि इन्होंने 7 लक्षण वाले पौधों को चुना था। मटर में 7 लक्षण पाए जाते हैं। तो 7 लक्षण क्या थे मटर के अंदर, तो सबसे पहले जानते हैं उसके लक्षण के बारे में। उनमें लक्षण क्या था, प्रभावी और अप्रभावी क्या थे। तो प्रभावी अप्रभावी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम लक्षण के बारे में जानते हैं कि उसमें उन्होंने 7 लक्षण उनके अंदर थे क्या। तो सबसे पहले उन्होंने देखी लंबाई, हाइट क्या थी इस पौधे की, हाइट उनके एक्सपेरिमेंट के उपयोग थी या फिर नहीं थी। अब तो हाइट की बात कर रहे थे हम कि हाइट कैसी थी। उन्होंने हाइट सबसे पहले चुनी कि हाइट कैसी है प्लांट की, फिर उन्होंने जाना कि वो लंबा था, टॉल था या फिर बौना था, यानी कि ड्वार्फ था। ठीक है, उसके बाद फिर जाना उन्होंने बीज की आकृति के बारे में। दूसरा लक्षण लिया उन्होंने बीज की आकृति कैसी थी, गोल यानी कि राउंड होती थी। और दूसरा अप्रभावी लक्षण क्या था कि झुर्रीदार था, वो रिंकल टाइप था। तीसरा उन्होंने लिया बीज का रंग यानी कि सीड कलर किस तरीके का था, पीला था, और दूसरे का अप्रभावी लक्षण उसमें हरा था। और फोर्थ लिया उन्होंने पुष्प का रंग, फ्लावर कलर, और उसमें प्रभावी लक्षण था बैंगनी यानी कि वायलेट था वो, और अप्रभावी था सफ़ेद वाइट। उन्होंने 5वां लिया पुष्प की स्थिति, फ्लावर पोजीशन। तो प्रभावी कौन सी थी, कक्षस थी जो एनुअल थी, और अग्रस थी उनकी टर्मिनल। उन्होंने 6वां लिया फली का रंग, जो उसमें फली आई थी फली का रंग लिया था उन्होंने। तो फली की रंग कैसा था, पॉड कलर। पॉड कलर जो था वो हरा ग्रीन था, और एक अप्रभावी था येलो। और उसने 7वां लक्षण लिया फली की आकृति। फली की आकृति जो पॉड शेप्ड थी, पॉड शेप्ड किस टाइप की थी, फैली हुई इन्फ्लेटेड थी और सिकड़ा हुआ कंस्ट्रक्टेड थी। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उससे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे फिर कि नेक्स्ट उन्होंने क्या क्या किस तरीके से उन्होंने क्या क्या अपने जो एक्सपेरिमेंट बताए थे उनके बारे में उन्होंने किस तरीके से डिटेल में बताया था।